हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय और आज हम अपने 10th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर यानी कि 5th लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 4th लेक्चर के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए थे। हमारे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन रह गए हैं। देखिए, मैं जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स रह गए हैं उनको बताने से पहले एक बात पर डिस्कशन करूँगा। एक बच्ची ने मुझे कमेंट किया है कि सर, किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट होते हैं और जो कंपाउंड होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट को हम कैसे जानेंगे कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। समझ रहे हैं आप लोग ना? उनकी फिजिकल स्टेट को कैसे जानेंगे, यानी कि वो सॉलिड हैं या फिर वो लिक्विड हैं या फिर वो गैस हैं या फिर वो एक्वस हैं। उनकी जो फिजिकल स्टेट है उसको हम कैसे जानेंगे। मैं समझता हूँ 4th लेक्चर था, उसमें कमेंट किया है एक बच्ची ने कि सर, और ये जो उसने कमेंट किया है वो बहुत अच्छा कमेंट है, ठीक है ना। मैं इसी पर आज ये पूरा लेक्चर दूंगा। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को बताने के बाद मैं आज आपको पूरी तरीके से बता दूंगा। कोई भी रिएक्शन अगर दी गई है और उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट साइड में कोई एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है या प्रोडक्ट साइड में कोई एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है, उसकी फिजिकल स्टेट को हम कैसे पता करेंगे। सपोज कोई केमिकल रिएक्शन आपको दे दी गई, रिएक्टेंट साइड में कंपाउंड दिए गए हैं या प्रोडक्ट साइड में आपको कंपाउंड दिए गए हैं, लेकिन उनके आगे अगर उनकी फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है तो हम ये किस तरीके से पता कर पाएंगे कि वो किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग आज इसी पर डिस्कशन करेंगे और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये अगर चीज़ आपको समझ में आ गई कि फिजिकल स्टेट क्या है, जो सब्सटेंसेस हैं इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट और इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, अगर उनकी फिजिकल स्टेट आपको समझ में आ गई तो आप पक्का समझ लीजिए, आप रिएक्शन को बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप रिएक्शन इजीली बना लेंगे, ठीक है ना। तो 4th जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन फिजिकल स्टेट। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग भी, चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में चेंजिंग। देखिए, समझिए फिजिकल स्टेट में चेंजिंग क्या है। यानी कि कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में सब्सटेंसेस पहले किसी और फिजिकल स्टेट में थे और रिएक्शन होने की थोड़ी देर बाद, रिएक्शन जैसे स्टार्ट होती है उसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस सब्सटेंस ने अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया और वो दूसरी फिजिकल स्टेट को एग्जिस्ट कर लेता है, दूसरी फिजिकल स्टेट में अब कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज बैक्स है, CnH2n+2। ये बैक्स का जनरल फार्मूला है। जब मैं कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। ये सॉलिड के फॉर्म में है, मैंने इसके आगे इसकी फिजिकल स्टेट मेंशन कर दी। जब मैं इसका कंबस्शन कराऊंगा तो किसकी प्रेजेंस में कराऊंगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराऊंगा। तो बच्चों, मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? एक तो मुझे वाटर मिलेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्लियर? इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो हमारी क्या होती है बच्चों? गैस होती है। अब जरा ध्यान से समझना आप, बैक्स जो कैंडल होता है, मोम जिसको हम बॉम्ब बोलते हैं हिंदी में, बैक्स जो होता है उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड होती है। जब हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, उसका कंबस्शन करते हैं, तो बेटा हमको वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती बच्चे जो करते हैं वो क्या समझते हैं कि अगर हम बैक्स को हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट हो गया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, वो परमानेंटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आप अगर थोड़ी देर बाद टेम्परेचर अगर नॉर्मल हो जाएगा तो वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सॉलिड में। अगर कोई भी सब्सटेंस परमानेंटली सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो लिक्विड में चला गया। लेकिन टेम्परेरीली अगर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है और फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है तो हम उसको लिक्विड नहीं बोलेंगे, तो हम इसको लिक्विड नहीं बोलते हैं। क्लियर? अब बैक्स की कंडीशन में भी ऐसा ही होता है।
देखिए बैक्स की जो इनिशियल स्टेट होती है, फिजिकल इनिशियल स्टेट होती है, वो सॉलिड होती है, लेकिन जैसे हम उसको जलाएंगे तो वो थोड़ी देर के लिए लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है फ्लूइडिटी। वो फ्लूइडिटी यानी बहने चालू हो जाता है, फ्लो चालू हो जाता है उसका, ठीक है ना। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, लिक्विड की तरह बहना चालू कर देता है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है ना। अब जो इसके अंदर जो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी आई है, वो प्रॉपर्टी कुछ देर के लिए आती है। आफ्टर सम टाइम एट नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हम देखते हैं कि फिर से वो अपनी इनिशियल फिजिकल स्टेट को अचीव कर लेता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बैक्स परमानेंटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ बैक्स को अगर हम जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमको वाटर मिलता है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं तो वैक्स हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो सॉलिड हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। वाटर हमको मिला और प्लस हमको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। अगर यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं केमिकल रिएक्शन की। एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज इन फिजिकल स्टेट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल हो गया। फिफ्थ, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर में चेंजिंग। देखिए समझिए, चेंज इन कलर ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, किसी भी केमिकल रिएक्शन का। देखिए अगर आपने दो सब्सटेंस लिए, ठीक है, और दोनों सब्सटेंसेस के आप देखते हैं कलर कुछ और हैं, और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं दोनों सब्सटेंसेस को आपने मिला दिया। आफ्टर सम टाइम आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी सॉल्यूशन बना है, जो भी कुछ आपने चीज़ों को मिलाया है, उनका एक रिजल्ट निकल के आता है, कुछ हमको और डिफरेंट कलर दिखाई देने लग जाता है। जो इनिशियली कंडीशन में उनका कलर था वो कलर वो नहीं रहता है, उनका कुछ दूसरा कलर हो जाता है। अब उनका दूसरा कलर हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन कलर, कलर में चेंजिंग हुआ। और कलर में चेंजिंग कब होगा, जब वो दो सब्सटेंस आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या, उन दोनों ने आपस में रिएक्शन की है, उन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया है, इसी की वजह से कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो एक सिम्टम हो गया, ये सिम्टम हमको बताता है चेंज इन कलर कि वहाँ पर दोनों सब्सटेंसेस में रिएक्शन हो रही है। क्लियर। जैसे बेटा एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, सिट्रिक एसिड CHO C6H8O7। देखिए कुछ लोग इसको साइट्रिक एसिड कह देते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन सही है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, इसकी एक एसिड होता है, इसकी रिएक्शन बेटा पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब हम कराते हैं, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों हमको यहाँ पर क्या मिलता है। हाँ एक बात और, इसका जो कलर होता है पर्पल कलर होता है, लेकिन कैसा, डार्क पर्पल। डार्क पर्पल, ठीक है ना। जब इन दोनों की हम रिएक्शन कराएंगे और पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो डार्क पर्पल कलर होता है, उसके बाद बेटा हमको क्या मिलेगा, रिजल्टिंग यहाँ पर जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा क्या होगा बेटा, परमैंगनिक एसिड होगा। क्या होगा, परमैंगनिक एसिड, HMnO4, परमैंगनिक एसिड। परमैंगनिक एसिड, और परमैंगनिक एसिड ये डार्क पर्पल होता है, और परमैंगनिक एसिड कैसा होता है बेटा, लाइट पर्पल, लाइट पर्पल। कलर दोनों का पर्पल ही रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा कलर में चेंजिंग हो रही है, कलर एक ही है पर्पल, लेकिन यहाँ पर डार्क है, वहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, लाइट कलर हो रहा है, ठीक है ना। एक बार आप लोग इसको NCERT की बुक से कंफर्म और कर लेना, NCERT की बुक से एक बार इसको कंफर्म ऑफ कर लेना कि ये डार्क पर्पल ही है या ये लाइट पर्पल है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर क्या है
स्टार का निशान लगा दिया है, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो कि हमको बताते हैं कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। एक तरीके से ये रिएक्शन का सिम्टम है। सिम्टम्स ये सारे पाँचों के पाँचों जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किसी भी रिएक्शन के सिम्टम्स होते हैं। ये सिम्टम्स, ये लक्षण हमको बताते हैं कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अब एक बच्ची ने कमेंट किया था कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर, उसका कमेंट क्या था, उसका कमेंट ये था कि सर हम किस तरीके से ये पता कर पाएंगे कि किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट की और कंपाउंड की फिजिकल स्टेट क्या है। बच्चों, जो बच्चा ये बात समझ गया रिएक्शन में, जो बच्चा ये बात समझ गया कि रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में कंपाउंड या एलिमेंट, उनकी अगर फिजिकल स्टेट को जो समझ गया, ठीक है ना, कि वो लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है या एक्वस है, तो समझ लीजिए रिएक्शन बनाने से आप कभी भी नहीं रोक सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको रिएक्शन दे दी जाएगी, आप रिएक्शन तुरंत बना लेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि हम समझेंगे कैसे, आखिरकार ऐसी क्या ट्रिक है जिससे हम देख कर ही पता कर लें कि भाई ये वाला जो, अगर सपोज आपको कोई रिएक्शन दे दी गई, ठीक है ना, रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारे रिएक्टेंट दिए जाएंगे और राइट हैंड साइड में सारे आपको प्रोडक्ट दिए जाएंगे, और सभी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं की गई है, तो आप किस तरीके से ये पता करेंगे कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है ना। सपोज आप किस तरीके से पता करेंगे, और जब तक आपको उनकी फिजिकल स्टेट पता नहीं होगी तब तक आप रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैं बताऊं कैसे। देखिए एक बात हो, यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। रिएक्शन को करने से पहले 2-3 चीज़ों को समझना पड़ेगा और बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर के अंदर आज का जो लेक्चर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है ना। आज का लेक्चर जिस बच्चे ने समझ लिया केमिकल रिएक्शन बनाने से वो बिल्कुल भी नहीं रुक पाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एलिमेंट, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल, इसमें क्या डिफरेंस है, फिर मैं आगे चलता हूं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। मैं एक तरफ लिखता हूं एलिमेंट, छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तरफ लिख दिया मैंने कंपाउंड, और एक तरफ मैंने लिख दिया मॉलिक्यूल। एक तरफ मैं लिख रहा हूं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। होता क्या है, देखिए एलिमेंट हमारा क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस which having identical particles or atoms known as elements. Compound, a group of atoms of different एलिमेंट्स, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल, या हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। देखिए मैं इन 3 टर्म्स को मैंने यहाँ क्यों लिखा है, इन 3 टर्म्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट साइड में और राइट हैंड प्रोडक्ट साइड में जो सब्सटेंसेस आपको दिए गए हैं, चाहे वो सब्सटेंस एलिमेंट के फॉर्म में दिए जाएंगे आपको। किसी भी रिएक्शन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट के फॉर्म में आपको सब्सटेंसेस दिए जाएंगे, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको सब्सटेंस दिए जाएंगे। जो रिएक्टेंट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट के फॉर्म में जो आपको सब्सटेंसेस दिए गए हैं वो सब्सटेंसेस हमारे एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो सब्सटेंसेस हमारे कंपाउंड भी हो सकते हैं, वो सब्सटेंसेस हमारे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। सिमिलरली राइट हैंड साइड में जो आपको प्रोडक्ट दिए गए हैं, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट हमारे एलिमेंट के फॉर्म में भी हो सकते हैं,
वो प्रोडक्ट हमारे कंपाउंड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट हमारे मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। क्लियर? वो बात अभी मैं बताने वाला हूँ कि उनको हम एलिमेंट की फिजिकल स्टेट कैसे समझेंगे, कंपाउंड की फिजिकल स्टेट हम कैसे समझेंगे, या मॉलिक्यूल की फिजिकल स्टेट हम कैसे समझेंगे, वो अभी मैं आने वाला हूँ उस पर, और वो आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पहले आप इसको समझिए, देखिए बात को समझें। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना, विच हैविंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स। जैसे समझिए मेरी बात को, मैंने क्या किया, एग्जाम्पल जैसा मैं यहाँ पर इसका बताता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपसे। मैंने सपोज सोडियम का एक एटम ले लिया, सोडियम का एक एटम। अगर सोडियम अकेला है, प्योर है। सोडियम का अगर अकेला एक एटम है तो वो प्योर है, क्योंकि उसके साथ और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। दूध में अगर आप बिल्कुल भी पानी न मिलाएं तो वो प्योर है। क्लियर? इसी तरीके से अगर सोडियम का एक एटम हमारे पास है तो वो प्योर है, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, प्योर सब्सटेंस विच हैविंग आइडेंटिकल पार्टिकल। आइडेंटिकल पार्टिकल का मतलब क्या है, या तो खुद ही अपने आप में क्या है, एक पार्टिकल है सोडियम अकेला और वो प्योर है, ठीक है ना। अगर कोई पार्टिकल अकेला है, कोई एटम अगर अकेला है, तो हम उसको डेफिनेटली क्या कह सकते हैं, एलिमेंट, वो प्योर है। या वो क्या कह रहा है, प्योर सब्सटेंस विच हैविंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स। या यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये तो मैंने एक अकेले एटम की बात कर ली। अब सपोज मैंने क्या ले लिया, एक पीस ले लिया, मैंने एक पीस ले लिया, एक टुकड़ा ले लिया, किसका, सोडियम का। तो इस सोडियम के पीस के अंदर सोडियम के कई सारे क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। समझना मेरी बात को, कई सारे, ठीक है ना, कई करोड़ हो सकते हैं इसके अंदर। देखिए मेरी बात को समझ, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा दे रहा हूँ तो इस पॉइंट के अंदर 50-60 हज़ार एटम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये सोडियम का एक अगर मैंने एटम लिया है तो ये प्योर है, अकेला है, तो इसको हम एलिमेंट बोल देंगे। और अगर मैंने सोडियम का एक पीस ले लिया, सोडियम का मैंने एक पीस ले लिया, तो उस पीस के अंदर क्या होंगे, सारे के सारे सोडियम के एटम होंगे। अगर उस पीस के अंदर सारे के सारे सोडियम के ही एटम हों, सारे के सारे सोडियम के ही पार्टिकल हों, सोडियम के पार्टिकल के अलावा, सोडियम के एटम के अलावा वहाँ पर कुछ भी ना हो, तो इस तरीके से जो हमारा अब ये क्या हो गया, सब्सटेंस हो गया। ये एक सब्सटेंस है। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस सब्सटेंस के अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल है। इस पूरे सब्सटेंस के अंदर, इस पूरे पदार्थ के अंदर, ठीक है ना, सारे के सारे क्या है बेटा, आइडेंटिकल पार्टिकल हैं। और वो आइडेंटिकल पार्टिकल क्या है, सोडियम। तो ऐसे सब्सटेंस को भी हम क्या कह देते हैं, एलिमेंट कह देते हैं। ऐसा नहीं है अकेला अगर सोडियम का एटम है उसको भी हम एलिमेंट बोल रहे हैं। और अगर सोडियम का एक कोई पीस है और उस पीस के अंदर सारे के सारे अगर सोडियम के ही एटम है, सारे के सारे अगर सोडियम के ही पार्टिकल हैं, तो उस पीस को भी हम एलिमेंट ही बोलेंगे, क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस है। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ हाइड्रोजन, क्लियर, ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, एटम हो गया, ठीक है ना। हाइड्रोजन का एटम अकेला है, प्योर है, तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, एलिमेंट बोल सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर क्या बोल दूँ, H2, क्या बोल दूँ, H2 ध्यान देना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है, 2 एटम है। तो यहाँ एक ग्रुप बनना है, यहाँ पर क्या बनना है, ग्रुप बनना है। हाइड्रोजन के 2 एटम का एक ग्रुप बनना है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे के सारे हाइड्रोजन के पार्टिकल हैं। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सारे के सारे आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। तो मेरी बात को समझिए, अभी अभी मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम, वो भी एलिमेंट। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो एक सब्सटेंस बन गया। ये भी एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के अंदर क्या, हाइड्रोजन का अकेला एटम है। ये भी एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन के क्या है, 2 एटम है। तो ये सब्सटेंस भी हमारा प्योर हो गया, क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल हैं सारे के सारे। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पर मॉलिक्यूल के बारे में बताया। ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी, प्योर सब्सटेंस विच हैविंग आइडेंटिकल पार्टिकल नोन एज एलिमेंट, ठीक है ना। अकेला सोडियम है, एलिमेंट। कोई हमारा एलिमेंट का हमने एक कहते हैं एक पीस ले लिया, उसके अंदर सारे के सारे अगर सोडियम के एटम है, तब भी वो क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। एक मैंने अगर हाइड्रोजन का एटम ले लिया, तब भी वो क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और अगर ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम ले रहा हूँ और उसके अंदर सारे के सारे हाइड्रोजन के ही क्या है बेटा, एटम है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। H2 भी एलिमेंट बोला जाएगा एंड हाइड्रोजन भी एलिमेंट बोला जाएगा। अब जरा ध्यान समझिए आप लोग मेरी बात को। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन, एक मिनट सुनिए। अब मैं आपको बताऊँ मॉलिक्यूल क्या होता है। अभी अभी मैंने बताया, इसको समझने के बाद आप इस पे आ जाइए। अ ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का ग्रुप, ठीक है ना, ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि सेम एलिमेंट के एटम का ग्रुप। ज़रा ध्यान से समझिए आप लोग। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन,
दोनों को मिला के हमारा क्या बन जाएगा, H2। यहाँ पर जो एलिमेंट है, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन एलिमेंट का यहाँ पर क्या ले रखा है हमने, एटम। एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, जिसमें आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं, और उन आइडेंटिकल पार्टिकल को क्या कह देते हैं, एटम कह देते हैं। मैंने क्या बताया, एलिमेंट क्या होता है, जरा ध्यान समझिए, प्योर सब्सटेंस विच हैविंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स और एटम्स, इनको एटम कह देते हैं। तो समझिए वो क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। एलिमेंट हमने सपोज क्या ले लिया, हाइड्रोजन एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना। एलिमेंट क्या होता है बेटा, प्योर सब्सटेंस विच हैविंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स नोन एज सब्सटेंस, नोन एज एलिमेंट, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या देखते हैं, एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट के दो हमने क्या ले लिए बेटा, एटम ले लिए। तो एक ही एलिमेंट के दो एटम हैं। जब एक ही एलिमेंट के दो एटम का ग्रुप होता है, जब एक ही एलिमेंट के दो एटम का ग्रुप होता है तो उससे क्या बन जाता है बेटा, मॉलिक्यूल बन जाता है। या हम कह सकते हैं सेम पार्टिकल का जो ग्रुप होता है या सेम एटम का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूल कह देते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, O2, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सेम एलिमेंट। ऑक्सीजन के जैसे आप देखिए O+O, ऑक्सीजन का एलिमेंट, ऑक्सीजन का एलिमेंट, ऑक्सीजन के एलिमेंट का एटम है, ऑक्सीजन के एलिमेंट का एटम है। तो यानी कि क्या है, सेम एलिमेंट के दो एटम हैं, ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स, अ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, आइडेंटिकल एलिमेंट्स नोन एज मॉलिक्यूल। देखिए बेटा एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर सुनिए, हाइड्रोजन अगर यहाँ पर दिया गया है उसको क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि आप इसको यहाँ पर मॉलिक्यूल के फॉर्म में देख रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, अ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट बोल रहे हैं, ठीक है ना। और बेटा यहाँ पर आप क्या, अ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई मॉलिक्यूल जो होता है वो भी एलिमेंट की कैटेगरी में ही आता है, कोई जो मॉलिक्यूल होता है वो भी एलिमेंट की कैटेगरी में ही आता है। क्लियर, जरा ध्यान समझिए एक मिनट और। ये चीज़ मैं क्यों समझा रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा, ठीक है ना। इधर देखिए कंपाउंड हमारा क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सपोज NaCl, ठीक है ना। Na एक एलिमेंट है, एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। क्लोरीन एक एलिमेंट है, एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। और वो प्योर सब्सटेंस हमारा अकेले एलिमेंट से भी, अकेले एटम से भी बन सकता है, और वो प्योर सब्सटेंस हमारा बहुत सारे एटम से मिलके भी बन सकता है, बट वो बहुत सारे एटम हमारे आइडेंटिकल होने चाहिए, ठीक है ना। Na भी एक एलिमेंट है, क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, यानी कि Na भी एक एलिमेंट का एटम है, क्लोरीन भी एक एलिमेंट का एटम है, सोडियम एक एटम है, सोडियम एलिमेंट का, क्लोरीन एक एटम है, क्लोरीन एलिमेंट का, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, ये क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ये क्या है, एटम्स का एक ग्रुप है, और ये एटम्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के हैं। तो ऐसी कंडीशन आती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड। अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स नोन एज कंपाउंड्स, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, कंपाउंड कह देते हैं। चलो ध्यान समझिए एक मिनट आप बात को। देखिए मॉलिक्यूल की कंडीशन समझिए आप। मॉलिक्यूल में क्या होता है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स के एटम का जो ग्रुप होता है उसको तो हम क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूल। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का जो ग्रुप होता है उसको क्या कह देते हैं, कंपाउंड। जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं उन सबको मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं। जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या है, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, उनको हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। लेकिन जितने भी हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनको आप कंपाउंड नहीं कह सकते हैं। समझिए मेरी बात, क्रॉस लगा दिया मैंने ऊपर। जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं उनको मॉलिक्यूल कह सकते हैं, लेकिन जितने भी हमारे मॉलिक्यूल होते हैं उनको कंपाउंड नहीं कह सकते हैं। कंपाउंड की तो डेफिनेशन ही अलग हो गई बेटा, ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स नोन एज कंपाउंड, और मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है ना। लेकिन बेटा हम
कंपाउंड को मॉलिक्यूल कह सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड नहीं कह सकते हैं। इधर एलिमेंट, मॉलिक्यूल को भी एलिमेंट कह सकते हैं हम, मॉलिक्यूल को भी एलिमेंट कह सकते हैं। और बच्चों ध्यान दें, एक अकेला आइटम है उसको भी हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं। कोई अगर मॉलिक्यूल है लेकिन बेटा वो मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होना चाहिए, याद रखिए। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, बट वो मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होना चाहिए। बात को, शब्दों को ध्यान से सुनिए, मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए। अगर मेरे लेक्चर को आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारा निचोड़ आपके सामने रखा हुआ है ये, ठीक है ना। बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है बेटा, तो आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए बार बार। मॉलिक्यूल को हम एलिमेंट कह सकते हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड को भी हम मॉलिक्यूल कह देते हैं। लेकिन अगर ये NaCl है तो ये NaCl डिफरेंट एलिमेंट के एटम का ग्रुप है, जिसको कि हम एलिमेंट नहीं बोलेंगे। क्लियर? यानी कि मॉलिक्यूल को भी हम एलिमेंट बोल सकते हैं, कब बोलेंगे, जब उस मॉलिक्यूल के अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल हों, आइडेंटिकल एटम हों। यहाँ तक बात क्लियर? बेटा एक बात, एलिमेंट की भी फिजिकल स्टेट हो सकती है, ठीक है ना। एलिमेंट की भी फिजिकल स्टेट हो सकती है। कैसे, मैं बताऊँ आपको। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ एलिमेंट हमारे ऐसे होते हैं जो मेटेलिक होते हैं, कुछ एलिमेंट हमारे ऐसे होते हैं जो नॉन मेटेलिक गैसियस एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। कुछ नॉन मेटेलिक गैसियस एलिमेंट होते हैं। जैसे बेटा ध्यान देंगे यहाँ से, अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूँ सोडियम, तो सोडियम की जो फिजिकल स्टेट होगी वो हमारी क्या होगी, सॉलिड। ये सॉलिड होता है। लेकिन H2 जो है ये भी हमारा एक एलिमेंट है, इसकी फिजिकल बेटा कंडीशन वो सॉरी फिजिकल स्टेट क्या होगी, इसकी गैस होगी। क्या होगी, गैस। इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, गैस। तो एलिमेंट की फिजिकल स्टेट में कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एलिमेंट की फिजिकल स्टेट में कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। बहुत ईजी है, ये तो आपको बता दिया जाएगा, ये तो आपको रटना है, याद करना है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली है वो किस में आने वाली है, कंपाउंड के अंदर आने वाली है। कंपाउंड की जो फिजिकल स्टेट होती है उसमें आने वाली है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो हमारी कौन सी वाली बात आ गई बेटा, सेम एलिमेंट वाली बात आ गई। जितने भी हमारे मॉलिक्यूल होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा, एलिमेंट होते हैं। बात क्लियर? याद रखें आप लोग, ठीक है ना। इस बात को आप विशेष याद रखें। तो मॉलिक्यूल की फिजिकल कंडीशन, फिजिकल स्टेट एंड एलिमेंट की फिजिकल स्टेट एक ही बात है। दोनों को अगर आप मिला के देखें तो एक ही चीज़ हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। मेरा लेक्चर अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कहीं भी, तो आप एक बार दोबारा पीछे फिर जाइए, थोड़ा सा पीछे लौट के जाइए, फिर एक बार ध्यान से सुनिए, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एलिमेंट की फिजिकल स्टेट, एलिमेंट अभी मैं आपको मेटल नॉन मेटल बताऊँगा, उसमें बताऊँगा मेटेलिक एलिमेंट भी होते हैं, नॉन मेटेलिक गैसियस एलिमेंट भी होते हैं। नॉन मेटेलिक गैसियस एलिमेंट भी होते हैं, और कुछ नॉन मेटेलिक लिक्विड भी होते हैं, और कुछ नॉन मेटेलिक सॉलिड भी होते हैं। और मेटेलिक में सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। ये एक्सेप्शनल केस यहाँ पर आएंगे, वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। हमें यहाँ पर समझना क्या है, हमें यहाँ पर समझना है सिर्फ किसकी फिजिकल स्टेट के बारे में समझना है, कंपाउंड की फिजिकल स्टेट के बारे में बताना है हमें। बेटा याद रखें आप लोग, यहाँ पर हमें कंपाउंड की फिजिकल स्टेट के बारे में ही बात यहाँ पर करनी है। तो आप देखें ज़रा कैसे, भैया इसको मिटाल दो, ठीक है ना। मॉलिक्यूल की बात हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है। मॉलिक्यूल की बात तो हम यहाँ पर एक तरीके से बता दिया जाएगा, आप याद कर लेंगे इस चीज़ को कि ये मॉलिक्यूल इस फिजिकल स्टेट में होता है, ये मॉलिक्यूल इस फिजिकल स्टेट में। लेकिन अगर कहीं आपको कोई कंपाउंड दिया गया, लिखा हुआ कोई भी कंपाउंड अगर आपको दे दिया, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स नोन एज कंपाउंड, ठीक है ना। अब वो जो अलग अलग कंपाउंड है उनकी फिजिकल स्टेट आपको मेंशन नहीं है। सपोज कहीं भी कोई कंपाउंड लिख दिया और उसके आगे फिजिकल स्टेट को मेंशन नहीं किया गया है, आपको नहीं बताया गया है कि ये लिक्विड में है, आपको नहीं बताया गया है कि ये सॉलिड में है, आपको नहीं बताया गया है कि ये गैस में है, आपको नहीं बताया गया है कि ये एक्वस स्टेट में है, तो फिर आप कैसे पता कर पाएंगे। बेटा एक बात याद रखिए, जब तक आपको कंपाउंड की फिजिकल स्टेट नहीं पता है तब तक आप रिएक्शन को कर ही नहीं पाएंगे, तब तक आप रिएक्शन को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर? कभी कभी आपको रिएक्टेंट साइड में दो कंपाउंड दे दिए जाएंगे,
और कह दिया जाएगा कि भाई बताओ ये दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले, और फिर वहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया जाएगा, क्या चीज़ मेंशन नहीं की जाएगी, फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं की जाएगी, ठीक है ना। फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और होगी तो कैसे होगी, क्या क्या प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, ठीक है ना। और कभी कभी क्या है, आपको जो रिएक्टेंट साइड में जो कंपाउंड है उनकी फिजिकल स्टेट मेंशन की जाएगी। अगर फिजिकल स्टेट मेंशन की जाएगी तो आपके लिए काम ईजी हो जाएगा, आप उनकी फिजिकल स्टेट को देखकर तुरंत प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन फिजिकल स्टेट को तुरंत प्रोडक्ट बनाना भी इतना आसान काम नहीं है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। अगर एक्वस है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो सब्सटेंस है वो हमारा डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, डिसॉल्व होगा, टूटेगा, और टूटेगा तो डेफिनेटली ये टूटा फूटी जब होगी तो बेटा एक्सचेंज ऑफ आइंस होगा। दो डिफरेंट कंपाउंड है, अगर उनकी एक्वस फिजिकल स्टेट दे रखी है तो वो ब्रेक होंगे, और अगर ब्रेक होंगे तो एक कंपाउंड का एक आयन दूसरे कंपाउंड के दूसरे आयन के साथ क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या है, नए प्रोडक्ट हमारे बन सकते हैं। अब एक बात और, मैं आपको एक चीज़ और समझाऊँ। देखिए, मैं एक कन्फ्यूजिंग टर्म आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपने सपोज कोई सॉलिड लिया, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ठीक है ना, मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे ही बताता हूँ मैं आपको, सुनिए, ध्यान से सुनिए, पीछे मैं बता चुका हूँ। एक्वस सब्सटेंस क्या होता है, एक्वस सब्सटेंस, ध्यान समझिए। जैसे कोई हमने सॉलिड सब्सटेंस लिया और उस सॉलिड सब्सटेंस को मैंने पानी के अंदर डाला, और उस सॉलिड सब्सटेंस को जैसे मैं पानी के अंदर डालने पर ही अगर वो डिसोसिएट हो जाता है इन इट्स कंस्टिट्यूएंट आइंस, अगर वो सॉलिड जैसे ही हमने उसको पानी में डाला और वो अगर डिसोसिएट हो जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट आइंस के फॉर्म में, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ, वो सॉलिड जो है वो एक्वस सब्सटेंस है, वो जो सॉलिड है वो एक्वस सब्सटेंस है, क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन एक सॉलिड हमारा ऐसा है कि आपने उसको पानी के अंदर डाला लेकिन वो डिसोसिएट नहीं हो रहा इन इट्स कंस्टिट्यूएंट चार्ज पार्टिकल्स, वो अपने कंस्टिट्यूएंट चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ, बात को समझिए। मैंने दो सॉलिड ले लिए, मैंने कहा कि ये सब्सटेंस सॉलिड है, ये कंपाउंड सॉलिड के फॉर्म में है और दूसरा कंपाउंड भी सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है ना, दोनों कंपाउंड सॉलिड के फॉर्म में है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये वाला, अब बताओ, दोनों सॉलिड के फॉर्म में है। और मैं एक बात आपसे क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड के फॉर्म में है और पानी में डालने पर अगर वो डिसोसिएट हो जाता है तो एक्वस सब्सटेंस उसको बोलते हैं, और वह एक्वस सब्सटेंस जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन बना देता है। वो जो एक्वस सब्सटेंस होता है वो एक्वस सॉल्यूशन बना देता है। और वहीं अगर कोई एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जिसको पानी में डालते हैं और अगर वो डिसोसिएट नहीं होता है तो वो एक्वस सब्सटेंस नहीं होगा, वो एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, तो वो क्या होगा, वो पीपीटी होगा, प्रेसिपिटेट होगा। समझिए, प्रेसिपिटेट भी एक सॉलिड होता है और एक सॉलिड ऐसा भी, प्रेसिपिटेट भी एक सॉलिड होता है जो वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं होता है, और एक सॉलिड ऐसा भी होता है, एक कंपाउंड ऐसा भी होता है जिसकी फिजिकल स्टेट हमारी क्या होती है, सॉलिड। एक सॉलिड हमारा ऐसा भी होता है जो डिसोसिएट हो जाता है। अब बात यहाँ पर ये आती है, दो सॉलिड अगर आपको दे दिए गए, अब आपसे कहा गया कि बताओ भाई दोनों में से कौन डिसोसिएट होगा, और दोनों में से ऐसा कौन है जो डिसोसिएट नहीं होगा। जो डिसोसिएट नहीं होगा पानी के अंदर उसको तो हम बोल देंगे पीपीटी है, ये साहब, ये सॉलिड है लेकिन ये पीपीटी सॉलिड है। पीपीटी भी क्या होता है, सॉलिड होता है। लेकिन जो डिसोसिएट हो जाएगा जो सॉलिड, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्वस सब्सटेंस हो जाएगा। मेरी बात को समझिए, ऐसा सॉलिड जो वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाता है उसको एक्वस सब्सटेंस बोलते हैं। ऐसा सॉलिड जो पानी के अंदर डिसोसिएट नहीं होता है उसको पीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीपीटी, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। दोनों सॉलिड आपको पता चल गए, दो तरीके के सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि दोनों सॉलिड को पहचानेंगे कैसे, दोनों सॉलिड को हम पहचानेंगे कैसे। अगर एक कंपाउंड आपको दे दिया गया, दूसरा कंपाउंड आपको दे दिया गया, अब ये दोनों कंपाउंड क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम कैसे पहचानेंगे कि ये हैं तो ये दोनों सॉलिड कंपाउंड, लेकिन इसमें पीपीटी कौन सा है, प्रेसिपिटेट कौन सा है, और इसमें ऐसा सॉलिड कौन सा है जो एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, जो एक्वस सब्सटेंस है होता है। तो दोनों सॉलिड में अंतर कैसे करेंगे। सॉलिड भी दो प्रकार के होते हैं कंपाउंड के फॉर्म में, सॉलिड भी दो प्रकार के होते हैं कंपाउंड के फॉर्म में। एक वो सॉलिड होता है जो डिसोसिएट हो जाता है वाटर के अंदर, एक वो सॉलिड होता है जो डिसोसिएट नहीं होता है जिसको हम पीपीटी बोलते हैं। बच्चों, लेक्चर मैं खींचता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, बारीकी आप समझिए। कुछ टॉपिक ऐसे ज़िंदगी भर आपका बेस बन जाएगा,
जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपका बेस बन जाएगा, नहीं तो आप रटते रह जाएंगे, ठीक है ना। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको खोजने की कोशिश करिए। आप सारे वीडियोस देखिए, आप YouTube पर जाइए, सारे वीडियोस देखिए, हर जगह आप देखिए। आप हो सकता है कि शायद आपको ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप देख लेना करके इस चीज़ को, ठीक है। अब दोनों सॉलिड को हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा डिसॉल्व होगा, कौन सा डिसॉल्व नहीं होगा, इन दोनों बातों को ध्यान से समझना है आपको। देखिए बेटा, कंपाउंड की बात चल रही है। सबसे पहले मैं आपको हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, सॉल्युबिलिटी रूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सॉल्युबिलिटी रूल। सॉल्युबिलिटी रूल, सॉल्युबिलिटी रूल का मतलब ये हो गया कि दो सॉलिड आपको दे दिए गए कंपाउंड के फॉर्म में। अब कौन सा सॉल्यूबल है वाटर के अंदर, कौन सा सॉल्यूबल नहीं है, ये हम देख के ही कैसे पहचानेंगे। अगर उनके आगे उनकी फिजिकल स्टेट को मेंशन नहीं किया गया है तो हम देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये वाला सॉलिड सॉल्यूबल है, ये वाला सॉलिड सॉल्यूबल नहीं है। तो जो सॉलिड सॉल्यूबल होगा वो एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, वह एक्वस सब्सटेंस होगा, और जो सॉलिड हमारा सॉल्यूबल नहीं होगा वो पीपीटी होगा, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान देंगे, सॉल्युबिलिटी रूल से हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी रूल को आसान बनाने के लिए मैंने कुछ पोइम्स बनाई हैं, ठीक है ना, उनको आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। जैसे पहली पोइम, लीना की रब से लीना की रब से फरियाद है। लीना की रब से फरियाद है अमोनियम के लिए। लिख लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, अमोनियम के लिए, अमोनियम के लिए। इस टर्म का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ा सा एक सीक्वेंस बनाने के लिए, सीक्वेंस में इसको लाने के लिए लिख दिया है। के लिए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। प्लस एनाइन, कैटाइन एनाइन तो आप लोग जानते होंगे। कैटाइन क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनाइन क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। 9th क्लास के अंदर आप लोग पढ़ के आए होंगे, ऐसे पार्टिकल जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटाइन बोलते हैं, ऐसे पार्टिकल जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनको कैटाइन बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज उनको एनाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एनी स्पेसीज विच हैविंग टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, सच टाइप ऑफ स्पेसीज नोन एज कैटाइन्स। या एनाइन के बारे में क्या बोलेंगे, एनी स्पेसीज विच हैविंग टेंडेंसी टू गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज, सच टाइप ऑफ स्पेसीज नोन एज एनाइन। क्लियर। जैसे देखते हैं, लीना, ली का मतलब क्या हो गया, लिथियम पॉजिटिव चार्ज। ना का मतलब क्या हो गया, सोडियम पॉजिटिव चार्ज। एनी स्पीसीज विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज नोन एज कैटाइन। की का मतलब क्या हो गया, पोटेशियम। रब, रूबिडियम पॉजिटिव चार्ज। से, सीजियम पॉजिटिव चार्ज। फरियाद, फ्रेंसियम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है ना। है हाइड्रोजन H पॉजिटिव, अमोनियम NH4 पॉजिटिव के लिए है कोई मतलब, और प्लस एनाइन। समझिए मेरी बात को, आप इनको याद रखिए। इनको अगर आपने याद रख लिया तो कोई भी कंपाउंड, अगर आपसे कहता है ये कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, अगर आपसे कोई कहता है कि ये कंपाउंड अगर हमारा सॉलिड स्टेट में है, ठीक है ना, तो बताइए ये सॉल्यूबल होगा वाटर के अंदर या नहीं होगा। या सपोज आपको कोई कंपाउंड दे दिया और आपको उसकी फिजिकल स्टेट ये भी नहीं बताया कि वो सॉलिड स्टेट में किस स्टेट में है। अगर कोई कंपाउंड आपको दे दिया और आपसे कह दिया कि बताओ भाई ये क्या इसकी फिजिकल स्टेट होगी, इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, तो बेटा आप कैसे पता करेंगे उसको समझें यहाँ से, ठीक है ना। देखें ये क्या कह रहा है, लिथियम, कॉमा लगा देते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिए, आराम से समझिए, जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी। इस तरीके से लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम आयन, रूबिडियम आयन, सीजियम आयन, फ्रेंसियम, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन को अगर हम कंबाइन करें किसी भी एनाइन के साथ तो जो भी कंपाउंड बनेगा वो हमारा क्या होगा बेटा, वो एक्वस के फॉर्म में होगा। वो क्या होगा, एक्वस सब्सटेंस होगा। वो क्या होगा, एक्वस सब्सटेंस होगा, वाटर सॉल्यूबल होगा। क्या होगा, वाटर सॉल्यूबल, वो पानी में घुल जाएगा। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल देखिए, समझिए मेरी बात को। कैटाइन तो हमारे यही होने चाहिए, एनाइन हम कोई भी ले सकते हैं, कोई भी एनाइन आप ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे सपोज मैंने लिथियम ले लिया, Li पॉजिटिव और प्लस एनी एनाइन, एनाइन में ले रहा हूँ जैसे Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। एनाइन का मतलब क्या होता है, एनी स्पेसीज विच हैविंग टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज नोन एज एनाइन। हमने Cl ले लिया, अब दोनों हमारे रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, LiCl, लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड जो होता है तो वो क्या करेगा, ध्यान समझिए, ये कंडीशन अगर है, ठीक है ना, लिथियम की रिएक्शन अगर मैं किसी भी एनाइन के साथ कराता हूँ, किसी भी एनाइन के साथ कराता हूँ, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना, पहले तो वो क्या होगा, लिथियम क्लोराइड हमारा किस तरीके का होगा, किस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है। ये लिथियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन बेटा ध्यान दीजिए, ये वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। तो एक कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। कैसा बनाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। इसके आगे आंख बंद करके आप क्या लगा देंगे, एक्वस बना देंगे। क्या लिख देंगे इसके आगे, एक्वस, ठीक है ना, यानी कि एक्वस है ये, क्लियर। अगला पोटेशियम, आप कोई भी ले सकते हैं, यानी कि कोई भी एनाइन के साथ इनको अगर आप लगाएंगे, जैसे अमोनियम क्लोराइड, जैसे आपने क्या लिखा है यहाँ पर, NH4 पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा बेटा, अमोनियम आयोडाइड, NH4I, अमोनियम आयोडाइड। अमोनियम आयोडाइड इसको अगर हम वाटर में मिलाएंगे तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। बात क्लियर, यानी कि वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, अमोनियम आयोडाइड, ठीक है ना। समझिए, इनिशियल स्टेट पर ये सॉलिड हो सकता है, अभी ये क्या होगा, सॉलिड होगा। सपोज इनिशियली आपको दिया गया, ये आपसे कहा कि अमोनियम आयोडाइड है भाई, ये सॉलिड के फॉर्म में है। अब बताइए, अगर इसको हम वाटर के अंदर मिलाएंगे तो ये डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, तो आप कहेंगे वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। बस आप इस चीज़ को याद रखिए आप, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिए। यानी कि अमोनियम आयन को अगर मैं किसी भी एनाइन के साथ मिलाता हूँ तो उससे जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा, वाटर सॉल्यूबल होगा। और अगर कोई भी कंपाउंड वाटर सॉल्यूबल है तो बेटा वो क्या होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। इनिशियली वो सॉलिड के फॉर्म में आपको दे दिया गया कंपाउंड और आपसे कह दिया गया बताइए भैया ये वाटर सॉल्यूबल होगा या नहीं होगा। आपने कहा क्या है भाई, इसका नाम बताओगे, अमोनियम आयोडाइड है, तो आपने सोच लिया अमोनियम। और अमोनियम को किसी भी अमोनियम आयन को किसी भी एनाइन के साथ अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड जो होगा, जो कि सॉलिड के फॉर्म में हमको दिया गया, वो वाटर सॉल्यूबल होगा और वो एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। तो वो एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, तो उसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, AQ। क्लियर। तो पहली पोइम तो हमारी ये हो गई, उसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी। एनी एनाइन का मतलब कोई भी एनाइन हमारा हो सकता है, कोई भी एनाइन हो सकता है, ठीक है ना। चलिए पहला इसको आप याद रखेंगे। दूसरी पोइम, सेकंड पोइम हो गई हमारे यहाँ से, देखिए, हाँ, नाइट्रेट एसीटेट कल बिहार आए। ये पोइम आपके लिए बनी है, मैंने बनाई है। आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इससे पहले किसी ने ये पोइम नहीं बनाई है, ठीक है ना आपको कहीं मिलेगी ये पोइम्स, ठीक है ना। नाइट्रेट एसीटेट कल बिहार आए। अब इसके आगे क्या है, किसके लिए, सल्फेट के लिए, बिहार आए सल्फेट के लिए, सल्फेट के सल्फेट के लिए। प्लस एक बात, लिथियम पॉजिटिव है तो डेफिनेटली नेगेटिव के साथ ही कंबाइन करेगी, ठीक है ना। ये सारे पॉजिटिव हैं, कैटायन है तो कैटायन किसके साथ कंबाइन करते हैं, एनायन के साथ ही कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अब नाइट्रेट से क्या हो जाएगा,
O3 1 नेगेटिव, क्लियर, NO3 1 नेगेटिव। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या देखेंगे, एसीटेट CH3 COO नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव, क्लियर। कल क्लोरीन 1 नेगेटिव, कल से क्लोरीन। बिहार से क्या आ गया, ब्रोमीन 1 नेगेटिव, आयोडीन 1 नेगेटिव, क्लियर। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव के लिए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। नाइट्रेट, एसीटेट, कल, बिहार, सल्फेट के लिए, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सभी पर नेगेटिव चार्ज है, और ऐसे स्पीसीज जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं बेटा, एनाइन कह देते हैं। तो एनाइन हमेशा किसके साथ कंबाइन करेंगे, कैटाइन के साथ, प्लस एनी कैटाइन, क्लियर। ये सारे हमारे क्या है बेटा, एनाइन है। एनाइन हमारे किसके साथ बेटा कंबाइन करेंगे, किसी भी कैटाइन के साथ, क्लियर। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एनी कैटाइन ले लिया, जैसे एनी पॉजिटिव, ठीक है ना, और प्लस एसीटेट CH3 COO नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3 COO सोडियम एसीटेट, इसको बोलेंगे सोडियम एसीटेट। अब ये जो सोडियम एसीटेट बना हुआ है, ठीक है ना, तो ये सोडियम एसीटेट जो है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, ये कंपाउंड है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, ये वाटर सॉल्युबल है। मैं आपको बता दूं, ये जितने भी हमारे जो एनाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो पोइम से आप लोग याद कर सकते हैं, अगर इनको किसी भी कैटाइन के साथ कंबाइन करते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा वो वाटर सॉल्युबल होगा। वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। और बच्चों आप क्या देखेंगे, उसके आगे उसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्वस फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं, एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना। सोडियम एसीटेट को हम किस फॉर्म में ले सकते हैं बेटा, एक्वस फॉर्म में ले सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आप और भी लिख सकते हैं यहाँ से, जैसे Vr नेगेटिव है, NaVr कर सकते हैं, NaI हो गया, कोई भी आप मतलब आप अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, बट एनाइन हमारे क्या होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। कैटाइन आप जो आपकी मर्जी है वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इनके साथ आप कंबाइन करते चले जाइए, और जो भी कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, क्लियर। तो आपने देखा पहली पोइम ये बनी, दूसरी पोइम ये बनी, अब मैं थर्ड पोइम बनाने जा रहा हूँ। वो देखिए आप लोग, थर्ड, जैसे सेम वही पहली वाली लाइन आएगी, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे, बस यहाँ से ये जोड़ देना। पहले क्या था, लीना की रब से फरियाद है अमोनियम के लिए, अब यहाँ पे क्या, लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे, ये तो आपने सुना ही होगा, कार स्कूटर, बाप राजी, थोड़ा हिंदी का राइटिंग मेरा गड़बड़ है बेटा, बाप राजी है अमोनियम के लिए, अमोनियम के लिए। फिर यहाँ पर अमोनियम के लिए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब समझिए जरा इस बात को, ये लाइन जो मैंने यहाँ पर की है इसके नीचे मैं नहीं लिखूंगा, इसके नीचे अगर मैं लिख दूंगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। प्लस S2 नेगेटिव, सल्फाइड 2 नेगेटिव, बात क्लियर। सल्फर पर अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे, सल्फाइड आयन,
क्या बोलेंगे, सल्फाइड आयन, ठीक है ना। अब समझिए बेटा, यहाँ पर मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, देखिए कैसे, Li पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, फ्रेंसियम बेटा, Be2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, कार, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्कूटर S और र, स्टोनशियम, ठीक है ना, 2 पॉजिटिव, बाप, बेरियम 2 पॉजिटिव, राजी, रेडियम 2 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव, अमोनियम NH4 1 पॉजिटिव। और अगर इनको हम किसके साथ बेटा ऐड कर दें, S2 नेगेटिव के साथ, तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनेगा, यानी कि ये सब हमारे क्या हो गए बच्चों, कैटाइन हो गए। और सल्फाइड जो आयन है, सल्फर पर जो 2 नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा क्या हो गया, एनाइन हो गया। तो एनाइन के साथ अगर इसमें से किसी भी कैटाइन को कंबाइन कर देंगे तो जो हमको कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड हमारा क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, पोइम के अकॉर्डिंग जो भी कंपाउंड हमारे बनते हैं, ठीक है ना, वो सब क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब इन चीज़ों को आपको याद रखनी पड़ेंगी। 3 पोइम आप याद करिए, 1 2 3, 3 पोइम आप याद रखिए। पहली पोइम में ये जितने भी हमारे कैटाइन हैं, अगर ये किसी भी एनाइन के साथ अगर कंबाइन करते हैं, कोई भी एनाइन हो सकता है, कोई भी एनाइन, तो बेटा रिजल्टिंग जो हमारा कंपाउंड बनेगा, उस रिजल्टिंग कंपाउंड को हम कह सकते हैं कि वो एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, वो वाटर सॉल्युबल है, वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी एक्वस स्टेट बन सकती है, वो एक्वस सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है ना, बात क्लियर। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, ये जितने भी हमारे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा, एनाइन दिखाई दे रहे हैं। इन एनाइन को अगर किसी भी कैटाइन के साथ हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो रिजल्टिंग जो कंपाउंड आएगा, ठीक है ना, वो एक्वस सब्सटेंस होगा, वह वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। बात क्लियर। इसी तरीके से जितने भी हमारे नीचे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, कैटाइन दिखाई दे रहे हैं, अगर वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कंबाइन होंगे बेटा, सल्फाइड के साथ। किसके साथ, सल्फाइड के साथ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, रिजल्टिंग कंपाउंड जो बनेगा, वो रिजल्टिंग कंपाउंड हमारा क्या होगा बेटा, वो वाटर सॉल्युबल होगा, और हम उसको क्या कह सकते हैं बेटा, एक्वस सब्सटेंस कह सकते हैं, या एक्वस सॉल्यूशन को वो बनाएगा। क्लियर। इस तरीके से आप यहाँ पर इनको याद कर सकते हैं, और बना के देखिएगा आप। पहले लिथियम का किसके साथ बनाइए, सल्फाइड आयन के साथ बनाइए, ठीक है ना। इसी तरीके से पोटेशियम का बनाइए, सल्फाइड आयन के साथ बनाइए। रुबिडियम का बनाइए, सल्फाइड के साथ बनाइए, ठीक है ना। सीजियम का बनाइए, फ्रेंसियम का अलग बनाइए, इसका अलग बनाइए, इसका अलग बनाइए, इसका अलग बनाइए, इनके सबके अलग अलग बना के देखिए आप लोग अपने आप, ठीक है ना। इसी तरीके से इनके आप बनाए किसी भी कैटाइन के साथ, किसी भी कैटाइन के साथ। तो बस इस पोइम को आप याद रखिए, और इस तरीके से रिजल्टिंग जो कंपाउंड बनने होंगे, वो सारे कंपाउंड हमारे क्या होंगे, एक्वस सब्सटेंस होंगे, ठीक है ना, वो एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया बेटा, ये तो हमने ऐसे कंपाउंड के बारे में पता कर लिया जो कि जिनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, एक्वस होती है। वो सब्सटेंस कैसे होते हैं, एक्वस सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ आपको कंपाउंड दे दिए जाएंगे, और उन कंपाउंड को देख कर ही आपको बताना है कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो आपको ये देख के पता कर लेना कि हाँ भाई ये एक्वस बनाएगा, ये एक्वस नहीं बनाएगा। क्लियर। और ये बात समझ में, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड हमें ऐसे भी दिए जाएंगे जो वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, उन कंपाउंड के बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आप इनके साथ प्रैक्टिस करिए। हर किसी कंपाउंड, जो हमारे जितने भी कैटाइंस दे रखे हैं, वो सभी एनाइन, जितने भी आपको एनाइंस आते हैं उनके साथ मिलाइए। एनाइंस देखिए, ये रहे सारे एनाइंस, इन एनाइंस के साथ मिला लीजिए इनको, ठीक है ना। और ये हमारे कैटाइंस हैं, उनको आप किसके साथ, इस सल्फाइड के साथ मिला लीजिए, सल्फाइड आयन के साथ बना लीजिए, ठीक है ना। बात क्लियर। तो बेटा आप बना के देखिए इस तरीके से, ठीक है ना।
तो आप देखेंगे जितने भी कंपाउंड होंगे वाटर सॉल्यूबल होंगे। तो इससे आपको पता चल रहा है कि वाटर सॉल्यूबल है ये कंपाउंड, ये वाटर में क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। और डिजॉल्व हो जाएंगे तो वो तैयार हैं रिएक्शन करने के लिए, क्या तैयार हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से बनाइए। अब नेक्स्ट जो हम लेक्चर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम ये पता कर पाएंगे कि ये कंपाउंड हमारा वाटर सॉल्यूबल नहीं है। उसके लिए भी हम एक पोएम आपको बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।